थिंक लाइन के आज के संस्करण में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने वाले हैं और ऐसे विषय में बात करने वाले हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के बहुत मायने रखता है। आजकल बहुत सी गतिविधियां चल रही है। मैं गेस्ट का आपसे परिचय करवाऊं उससे पहले मैं एक पूर्व भूमिका बांध दूंगा, क्योंकि मैं एक इंटरप्शन नहीं दूंगा बीच में उनको। उनसे जानना है हमें, क्योंकि कर्नल अमरदीप सिंह जो है, इन्होंने 25 साल भारतीय सेना के साथ बिताए। इतना ही नहीं, सेवा मेडल के विनर भी हैं ये। साथ में कश्मीर में पुलवामा में हो, कुपवाड़ा में हो, नागोटा में हो या सियाचिन ग्लेशियर में हो, इन्होंने सर्विस की है। यूएन के मिशन पे इथोपिया और इरित्रिया भी जा चुके हैं, मणिपुर में भी काम कर चुके हैं। और इतना ही नहीं, कम हो तो वो हमारे तीनों आर्मी, अदर कंट्रीज के सोल्जर्स, हमारे जो दूसरे लोग जिनको आर्मी का सुरक्षा का प्रशिक्षण देना होता है, वैसे इन्फेंट्री स्कूल ऑफ माओ में, इंडियन मिलिट्री अकादमी में और आर्मी वॉर कॉलेज में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। हम मिलेंगे आज कर्नल अमरदीप सिंह से। शायद आप लोगों ने उनको कहीं देखा होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेटवर्क पे ये चेहरा आपने देखा होगा। आज हम बात करेंगे बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर की, और जम्मू एंड कश्मीर पे जहां पर भारत ने 2 मोर्चे खोल के रखे हुए हैं। 19 अगस्त को एक ऐसी खबर सोशल मीडिया में वायरल हो गई कि जैसे भारत ने दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। कहां पर? पुंछ राजौरी सेक्टर में तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर अंदर जाके 4 लॉन्च पैड उड़ा दिए। उसको सेना ने समर्थन नहीं दिया। सेना ने कहा इट वॉज अ रेगुलर टेररिस्ट, वी आर ट्राइंग टू इन्फिल्ट्रेट एंड वी गिव देम द आंसर। कोई एक घायल हुआ और लहूलुहान होके वो तरफ चला गया। बात वहीं पर बंद हो गई। उसका वजह सिर्फ वो था शायद कि उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री ब्रिक्स सम्मेलन में थे, बिजी थे। मगर उसके बाद जो हुआ वो बहुत मायने लगता है। एक तरफ पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत और इन्फिल्ट्रेशन का ये प्रयास, वो भी तभी जब अगले 7-10 दिनों में इंडिया G20 को होस्ट करने वाला है तब। दूसरी तरफ भारतीय सेना ने, भारतीय आर्मी ने, भारतीय वायुसेना ने एक खड़गला सा थोप दिया है वहां पर। MiG-29, तेजस, सुखोई सब वहां पर डिप्लॉय हो गया है। और चाइना के साथ में वी आर एट आईबॉल टू आईबॉल। आज के फिगर्स मेरे पास आए गए, दोनों तरफ से 50,000 स्ट्रॉन्ग आर्मी आमने सामने खड़ी है। पहली बार ऐसा हुआ कि चाइना के साथ में कमांडर कोर की जो बैठक होती है वो 2 दिन चली। कुछ बड़ा होने जा रहा है। There's something very 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 fishy। तो मैं कर्नल साहब से बात करना शुरू करूं उससे पहले उन्हें एक स्पेक्युलेटिव सवाल पूछूंगा। सर, इज दिस द टाइम कुछ होने वाला है? लग तो ऐसा रहा है हर एक को कि कुछ ऐसा हो जाएगा कि पूरी इकोनॉमिक्स की बात तो दूसरे कोई एपिसोड में भी कर लेंगे। मगर जिस तरह से हमारा इकोनॉमिक डिपेंडेंस अपने आप पे ज्यादा हो रहा है, लोगों से कम हो रहा है, मतलब हमारा कद बढ़ रहा है, एक तरफ चंद्रयान नीचे उतरता है, द ग्लोरी ऑफ इंडिया इज स्प्रेडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड एट दैट टाइम कैन इंडिया अफोर्ड अ 2 फ्रंट वॉर, दोनों तरफा? और ये क्या आपको लगता है सर, एक छोटा सा, और आप शुरू करें, मैं फिर बीच में कुछ नहीं बोलूंगा, कि क्या पाकिस्तान से अपने पिट्ठुओं को घुसाना इज अ डाइवर्शनरी टैक्टिक? समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन ऑन दैट साइड? क्या आपको क्या लग रहा है सर? आप शुरू करें सर। हिमांशु जी, बहुत अच्छा आपने इंट्रोड्यूस किया सब्जेक्ट को, और बहुत मुझे लगता है कि
जिस तरह से आपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया है, जो ऑडियंस है उनका जो इंटरेस्ट लेवल है वाकई बढ़ गया होगा। और पाकिस्तान और चाइना हमारे बेलिजरेंट नेबर्स हैं, उन्हें हम कभी भी पड़ोसी नहीं कहेंगे, कभी भी। जैसे कहते हैं ना, अच्छे पड़ोसी तो उसकी क्वालिटी उसमें क्वालिफाई करते नहीं है वो। और इसमें चाइना ने ज्यादा हमें नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान ने हमें नुकसान पहुंचाया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ हमारा फोकस बहुत ज्यादा रहा है, चाइना की तरफ कम रहा है। तो आपने दोनों हिस्सों की बात की, तो अभी हम जम्मू कश्मीर पे हैं, तो हम चाइना एंगल को भी बैकड्रॉप में रखेंगे और पाकिस्तान की बात करेंगे। तो पाकिस्तान कुछ भी बड़ा करने की स्थिति में नहीं है, अनलेस कोई उनमें बिल्कुल ही उनका दिमाग हिल जाए और वो कहें जी हम न्यूक्लियर ऑप्शन करेंगे, विच इज मतलब वेरी वेरी फार फेच्ड आइडिया। यस, फार जो फेच्ड। स्पेक्टेकुलर के रूप में टेररिस्ट एक्टिविटी जो उन्होंने यूएस में किया, मान लीजिए अल कायदा ने 9/11, दैट काइंड ऑफ स्पेक्टेकुलर एक्टिविटी इज नॉट पॉसिबल इन अवर कंट्री। यस, बॉर्डर एक्शन कर सकते हैं, किसी आर्मी कैंप पर अटैक कर सकते हैं, बट हमारा देश इतना विशाल है, हमारी सेनाएं इतनी तत्पर हैं कि हमने ऐसे 26/11 वॉज द लास्ट स्पेक्टेकुलर एक्टिविटी जब हुआ था बॉम्बे में, जब वो लोग आए थे इस प्रकार का। लेकिन तब से लेकर अभी तक हमने अपने सबक सीखे हैं, और हमारा जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, हमारे जो पुलिस है, हमारा कोस्ट गार्ड है, नेवी है, आर्म फोर्सेस हैं, वो एक हमारा ही देश है जिसमें हम कई सौ नहीं बोलूंगा, कई दशक से हम लोग बिल्कुल सजग स्थिति में। और हमारी जो सोल्जर्स हैं, हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, हमारी जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, वो धीरे धीरे इतना सजग हो गई हैं, इतनी तत्पर हो गई हैं कि टेररिस्ट एक्शन का मुकाबला कर सकती है। और पुलवामा के बाद में क्या हुआ, एक चेंज इन नेशनल पॉलिसी, एक स्टेटेड चेंज इन नेशनल पॉलिसी देखने को मिला। पहले हम डिफेंस फोर्सेस बोलते थे, जैसे मैं भारतीय सेना, तो इंडियन डिफेंस फोर्सेस मेरे आई कार्ड पे लिखा होता था, भारतीय सशस्त्र सेनाएं, भारतीय सुरक्षा बल जो हैं, हम आत्मरक्षा के लिए, हम अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन हमारा कभी भी किसी देश पर कब्जा करने का माइंडसेट आज तक नहीं रहा। पुराने जमाने से देखिए तो हमारी एक्सपेंशनिस्ट वो नहीं रही। लेकिन जब आप बात करते हैं, कुछ हो सकता है होने को, एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर, बट जिस स्केल की आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता उस स्केल पर कुछ भी ऐसा संभव है नियर फ्यूचर में। उसके कई कारण हैं। कई कारण है कि जो कोविड के बाद में ग्लोबल जो बैलेंस है वो बड़ा गड़बड़ हो गया है, एंड कंट्रीज आर मोर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एंड नो कंट्री कैन ओवरटली डिक्लेयर अ वॉर अदर देन यूएस। यूएस जो वॉर डिक्लेयर करता रहता है, लेकिन यूएस भी आप देखिए 20 साल अफगानिस्तान में रह के बिना कोई डिसीजन दिए वो विड्रॉ कर गया। तो ओवर्ट वॉर तो कर नहीं सकते। एंड अभी इंडिया इतना सशक्त है, जैसा आपने बताया, कि हम एक बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं। कोई भी कंट्री इतना बड़ा इकोनॉमिक वाली कैपिटल को छोड़ के वर्ल्ड की इकोनॉमिक कैपिटल बनने जा रहे हैं, जहां पर सबसे बड़ा बाजार है हमारे पास में, कोई कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकता इस प्रकार का कोई स्पेक्टेकुलर एक्टिविटी करना, ताकि यहाँ का उनके, बिकॉज अगर कुछ हलचल होती है हिंदुस्तान में, अमेरिकन यूरोपियन मार्केट गेट्स अफेक्टेड, जो इट इज बड़ी इंटरलिंक्ड है सारा पूरा वर्ल्ड। तो दैट इज वन। पाकिस्तान आउट ऑफ डेस्परेशन मिलिटरीली कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जैसा आपने बताया कि बॉर्डर के आसपास जो छिटपुट घटनाएं हैं, किसी सिविलियन उस पर हमला करना या आर्मी कैंप पर हमला करना, और जैसा आपने बताया कि हमने ऑलरेडी G20 मीट के मद्देनजर हाइटेंड सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है, और सिक्योरिटी में फिजिकल सिक्योरिटी से ज्यादा जो इंटेलिजेंस की सिक्योरिटी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान भी जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है कि इतने देशों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत बड़े विदेशी राजनयिकों का जमावड़ा होने वाला है G20 के लिए। एंड पाकिस्तान जो कर सकता है, तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं, दे आर सुपर एक्टिव, दे आर डूइंग देयर जॉब वेल, एंड अगर कुछ होगा तो उसके प्री वार्निंग हमें मिलेगा, और अगर कुछ होता है तो वी आर केपेबल ऑफ डीलिंग विद दिस लोकलाइज्ड काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। एंड बड़े लेवल पे कारगिल टाइप का कुछ ऐसा बड़ा करना इज जस्ट नॉट पॉसिबल, ना इकोनॉमिकली, और सेंसिबल तो है ही नहीं है, क्योंकि जब आप पाकिस्तान के ऊपर बात करेंगे तो वो आज इस स्थिति में नहीं है। उसको अपनी एनर्जी सिक्योरिटी, अपनी फूड सिक्योरिटी, अपना जो बाकी चीजों की सिक्योरिटी की ज्यादा चिंता है, पॉलिटिकली एकदम अनस्टेबल है। और आप बलूचिस्तान में देखेंगे, बॉर्डर एरियाज में देखेंगे, जहां पर जो अफगानी जो तालिबान है उनके आर्मी कैंप पर हमला कर रहा है, टीटीपी हमला कर रहा है, बलूच जो नेशनल आर्मी है, लिबरेशन आर्मी, वो हमले कर रही है। तो पाकिस्तान इज इन अ वेरी वेरी फ्रेजाइल स्टेट, एंड अदर देन अ मोटिवेटेड टेररिस्ट कमांडर जो कि बचे नहीं है बहुत ज्यादा, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा कुछ होने वाला सर, आपने तो बता दिया सीधा कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला नहीं है।
मगर जी। गजवाए हिंद तो होता ही आया है, और वो तो उनका जज्बा है, जैसे वो लोग बताते हैं। और सर दूसरी बात मैं जी। बताऊं तो 1999 में वो जो कारगिल का जो दुस्साहस किया गया था, वो तो समझ के आए थे जी। कि हम तो वहां बैठेंगे, सालों बैठेंगे, हो नहीं पाया। या वहां यहाँ का जी। जम्मू एंड कश्मीर का जो टेरेन है सर, वो टेरेन में आके 100 200 500 आतंकवादी या टेररिस्ट बॉर्डर के उस पार से आके छुप जाए, और फिर कोई ऐसे बड़े मौके पे कुछ वारदात को अंजाम दे, क्या ये मुमकिन है? हिमांशु सर जी, इसकी मैं थोड़ी आपने एक ना बहुत, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत आपको एक टेरेन के बारे में बताता हूँ कि जब हम कुपवाड़ा से शुरू करते हैं तो बहुत 4,000 मीटर तक के पहाड़ हैं, बहुत ऊंचे हैं, ऊपर उनकी स्नो कैप्ड जो पीक्स हैं। फिर जब हम नीचे आना शुरू करते हैं, जब हम पुंछ राजौरी की तरफ आते हैं तो 3,000 मीटर, 2,500 से 3,000 मीटर है। और राजौरी से नीचे जब हम अखनूर की तरफ आते हैं तो पहाड़ों की हाइट बहुत कम हो जाती है, जहां पर इन्फिल्ट्रेशन बहुत आसान है। और ऊंचाइयों में क्या होता है कि बर्फ जब पड़ी होती है 3-4 महीने, तब इन्फिल्ट्रेशन बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि पकड़े जाते हैं, वो पूरा वाइट होता है। उस पर कोई भी ट्रैक आ रहा होगा, हम हेलीकॉप्टर से सर्वेलेंस कर रहे हैं, सेटेलाइट से कर रहे हैं, एयर फोटोग्राफी से कर रहे हैं, सेटेलाइट इमेजेस से कर रहे हैं, तो बड़े आजकल संसाधन बहुत हैं। 500 लोगों का एक जगह पर जमावड़ा होना तो बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज जो बैटल फील्ड ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है, जो दुश्मन के इलाके की जो इमेजरी हमारे पास उपलब्ध है, उसमें ऐसा कोई भी बिल्डअप पॉसिबल नहीं है। 15, 20, 30s के रूप में 3-4 जगह पर वो करते रहते हैं, बिकॉज टेररिस्ट का क्या है, वो सिविलियन के रूप में मूवमेंट करते हैं। और लाइन ऑफ कंट्रोल की एक बात आपको जाननी चाहिए कि लाइन ऑफ कंट्रोल की इंटरनेशनल सैंक्टिटी नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल में जिसके इलाके में जो ताकतवर है वो उस इलाके पे जाके बैठ जाएगा। तो इसलिए इंटरनेशनल बॉर्डर अगर हम क्रॉस करते हैं, आईबी, अगर अखनूर सेक्टर में आईबी क्रॉस करते हैं तो वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाता है। लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल के 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर अंदर जाके वापस आ जाना, टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय करके, तो वो उसके लिए कोई बॉर्डर का वायलेशन नहीं माना जाता उसको, क्योंकि उसका सैंक्टिटी है ही नहीं, इसलिए उसे लाइन ऑफ कंट्रोल बोला जाता है। तो अब हमने, जैसा आपने बताया कि हम अभी अंदर गए और ये काम चलते रहते हैं, हर चीज हम मीडिया में नहीं बताते हैं, नहीं बताने की बात है, वो आर्मीज को अपना एक बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो आप ये मान के चले कि हम आर्मी बहुत हाइटेंड स्टेट ऑफ अलर्टनेस में है और प्रोएक्टिव हैं। एक समय था जब हम कहते थे कि हम किसी इंसिडेंट्स की वेट करते हैं, अभी हम इंसिडेंट्स की वेट नहीं करते हैं। अभी जैसे ही इंटेलिजेंस एजेंसीज बताते हैं कि यहां पर कुछ हो रहा है, तो तुरंत से एक्शन लिया जाता है, जिसके दो उदाहरण, एक एयरफोर्स ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी वेरी डीप, उसमें एंटायर पाकिस्तानी एयरफोर्स एंड देयर एयर डिफेंस सिस्टम्स और कॉट स्लीपिंग, एंड फिजिकल सर्जिकल स्ट्राइक जिसके ऊपर फिल्म भी बनी है उड़ी अटैक के बाद में, तो वो भी हम केपेबल है। तो अगर आपके पास एक बहुत फिरोशियस कोई पेट है, आप लिख देते हैं भाई हम आपके ऊपर हमला कर सकते हैं, इंडिया ने अपनी इंटेंशन जाहिर कर दी है कि हमारे पास कैपेबिलिटी है और अभी हमारे पास विल है, हम चूकेंगे नहीं। तो उस बात के मद्देनजर जो जम्मू एंड कश्मीर का जो टेरेन है परमिट करता है इन्फिल्ट्रेशन, और बॉर्डर एरिया की अगर आप पॉपुलेशन देखेंगे, थोड़ी सी पॉपुलेशन अभी भी है जिनको हम ग्रे पॉपुलेशन मानते हैं। ग्रे मतलब जिनकी लॉयल्टीज अभी भी सस्पेक्ट हैं। ये 3-4 टेररिस्ट को पनाह दे सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, 10-12 लोगों को मार सकते हैं, किसी गांव में हमला कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। इससे जो मटेरियल नुकसान होगा, यस जान माल का नुकसान है ही है, लेकिन देश को इतना बड़ा झटका नहीं लगता जितना कि 9/11 जैसी किसी घटना से लग सकता है। साइकोलॉजिकली हमारा पूरा देश ट्यून्ड है, हर 2-3 महीने में 4 महीने में एक बड़ी कोई टेररिस्ट घटना वो करते रहते हैं, अभी हमें उससे डिस्टेबलाइज वाली स्थिति नहीं आती है। प्लस जो मैंने बताया कि अब हम प्रोएक्टिव हो गए हैं। पिछले अगर आप 3-4 साल का स्टडी करेंगे तो की जो लीडरशिप है वो खत्म कर दी गई है। टेररिस्ट का जो फाइनेंशियल बैकबोन है, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ईडी है, ये सब डिपार्टमेंट्स इस तरह से काम कर रहे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। ये मेरी पे ग्रेड से ऊपर है, मैं उसके बारे में बोलने के लिए भी केपेबल नहीं हूं, लेकिन मैं जब न्यूज़पेपर में पढ़ता हूं कि ईडी ने 55 ठिकानों पर रेड करी, और ये हवाला का पैसा जेएंडके में, ये नहीं कि पीओके से जेएंडके में आ रहा है, ये वाया केरला आ रहा है, वाया आंध्र प्रदेश आ रहा है, वाया नॉर्थ ईस्ट आ रहा है, वाया असम आ रहा है। तो कहाँ से कंड्यूट यूज करें? पहले नेपाल एक बहुत बड़ा कंड्यूट होता था सारा ये हथियार और वो आने का, वो आप देखिए आजकल में आता है।
तो इन एजेंसीज को हमें भरोसा करना पड़ेगा इन पर। और ये आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि टेरेन है, डिफिकल्ट टेरेन है, पूरा उसको गार्ड करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन किसी बहुत बड़े कारगिल लेवल का इंट्रूजन भी आज की डेट में संभव नहीं है, क्योंकि आजकल ड्रोन्स आ गए हैं, आजकल थर्मल इमेजर्स आ गए हैं, आजकल हमारे सैटेलाइट्स हैं, उनकी जो इमेजिंग कैपेबिलिटी इतनी बढ़ गई है कि कोई भी बड़ा एक्शन मिलिट्री बिल्डअप से पहले आपको महीने पहले पता लग जाएगा कि यहां पर कुछ नॉर्मल उससे अलग हो रहा है। तो मिलिट्री बिल्डअप में तोपें आनी है, ये आना है, वो ऐसे ही नहीं जा सकती, उनको छुपाया भी नहीं जा सकता। प्लस आपकी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो बॉर्डर के दोनों साइड काम कर रही है, और वो खबरें हमें समय समय पर मिलती रहे। और सर अभी अभी ये सब आपकी जो बातें सुनी उस पर से एक सीधा लॉजिकल सवाल अभी आता है। एक तो आपने कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल तो कंट्रोल, चाइना वाला हो गया, लाइन ऑफ हाँ कंट्रोल जो है पाकिस्तान लाइन के ऑफ साथ। कंट्रोल जो है पाकिस्तान के साथ में, हाँ जी, हाँ जी। वहां पर 5-10 किलोमीटर इधर उधर कोई भी आ जा सकता है, ज्यादा करके होता है ऐसा, मतलब उसको। अगर आप टेरेन देखेंगे तो वो पूरा जंगल है और पहाड़ है, और आजकल सेंसर्स हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स हैं, ड्रोन्स हैं, सर्वेलेंस के मीन्स हैं, पर फिर भी 4-5 टेररिस्ट का सिविलियन के रूप में आना कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार आपने देखा कई सिविलियन भेड़े चराते हुए भी बॉर्डर की इस तरफ आ जाते हैं, तो ये इंसिडेंट्स होते रहते। तो सर मेरा सवाल इस पर से ये था, वी हैव एन प्रोएक्टिव पॉलिसी टुडे। On जी one side, India is in the midst of the rise, the meteoric rise as we say. G20 से शुरू होने वाला कारवां 2024 के चुनाव तक चलने वाला है। अभी ऐसे में कई लोग, of course not militarily, but I want to find out the military viability of such an adventure, if I may call it. that लोग बोलते हैं कि अब हम पीओके वापस लेंगे, क्योंकि ये जो भाजपा सरकार है सर, मैं जरा सा पॉलिटिकल हो जाऊंगा और जरा सा बताऊंगा आपको कि भाजपा के एजेंडा में 3 चीजें बड़ी मेन थी। एक तो राम मंदिर बनाना जो जनवरी में खुल जाएगा, दूसरा कश्मीर से 370 हटाना जो हटा दिया 4 साल पहले, तीसरा है समान नागरिक धारा, कॉमन सिविल कोड, नाउ दैट आल्सो इज बीइंग टेकन केयर ऑफ, इट इज गोइंग टू टेक अ फ्यू इयर्स। नाउ देयर इज एक मंशा जागी हुई है कि अब हम क्यों ना पीओके वापस ले लें पाकिस्तान की परिस्थितियों को देख के। तो क्या ये सीजन में, ये टेरेन में, इज इट अ रियल पॉसिबिलिटी और इट विल बी अ मिस एडवेंचर इफ समवन ट्राइज इट? आई विल नॉट कमेंट ऑन द पॉलिटिकल साइड ऑफ इट, बिकॉज आप जर्नलिस्ट हैं, आपका जो स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है बातचीत का, आपकी समझ बहुत ज्यादा है। मेरी समझ उस मामले में पॉलिटिक्स की बहुत कम है, तो आई विल नॉट कमेंट ऑन द पॉलिटिकल साइड ऑफ इट। मैं मिलिट्री साइड पे कमेंट पक्का करूंगा कि एक वॉर को, अगर किसी नेशन को वॉर के लिए जाना है तो एंटायर नेशन हैज टू गियर अप। इट इज नॉट द आर्मी और नेवी और एयरफोर्स दैट गोज टू वॉर, इट इज अ नेशन दैट गोज टू वॉर। तो अगर आप पॉलिटिकली भी बात करेंगे, क्या इतनी क्या ऐसी कंपल्शन है कि ये कोई एजेंडा पॉइंट, इलेक्शन का एजेंडा पॉइंट मानने से मैं इनकार करता हूं। जो एक सेंटर में स्टेबल गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है, असर्टिव गवर्नमेंट का होना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत अच्छा है। किसी भी गवर्नमेंट आए कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो भी गवर्नमेंट आए वो अपने पैरों पर खड़ी होना चाहिए, उसमें सशक्त कदम उठाने की ताकत होना चाहिए। हर जो नागरिक है, मैं तो अभी रिटायर्ड हूं, मैं आम नागरिक हूं, लेकिन मैं फौजी हूं, मैं एक बहुत तगड़ा कमांडर हमेशा देखता हूं कि मुझे जो भी सेंटर में आप कहेंगे ABCD प्रधानमंत्री होना चाहिए, मैं कहूँ जो भी हो तगड़ा होना चाहिए, कारण कि पूरे देश का डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में। लेकिन इलेक्शन से पहले अगर इस प्रकार की कोई कार्रवाई करते हैं, पहली बात तो सरकार बहुत स्टेबल है, उनको कोई डर नहीं है। या तो होता है कि बिल्कुल ही कोई इस प्रकार के लाले पड़े हुए हैं कि हमें कुछ करना है, तो ऐसे कोई करने की कंपल्शन नहीं है। और पीओके एक बहुत बड़ा हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, लेजिटिमेटली हमारा हिस्सा है, और वहां पर पाकिस्तान ने 2 तरीके के काम किए हैं जिसके बारे में बहुत ज्यादा लिखा नहीं गया है, बहुत ज्यादा बातचीत नहीं है। एक है वहां का पॉपुलेशन इन्वर्जन करना, जो अगर पीओके है, गिलगिट बाल्टिस्तान है, मुजफ्फराबाद वाला पूरा बेल्ट है, वहां पर 90% पंजाबी मुसलमान अभी लाके बसा दिए गए। वहां का जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी उसको इन्वर्ट कर दिया गया। और पीओके में मिलिटरीली, अगर मैं मिलिट्री कमांडर, आप बोलेंगे कि अमरदीप जी आप नदन आर्मी कमांडर है, मैं तो चलिए कर्नल रिटायर हुआ हूं, लेकिन अगर मैं आर्मी कमांडर भी होता तो मैं जब हमला करता तो मेरा जो बेंचमार्क होता 1971 वॉर में बांग्लादेश में जो हमने काम किया है, वहां की जो पॉपुलेशन का 100% सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। इसमें समय लगेगा,
पाकिस्तान की जो इंटरनल अभी कार्रवाई चल रही है, बहुत सारे जो पाकिस्तानी पॉपुलेशन है वो अपने सिस्टम से खुश नहीं है, लेकिन वो अभी इतना दुखी भी नहीं है। उनके प्रोपेगेंडा के द्वारा उनके दिमाग पे काबू किया गया, रिलीजन को ड्रग की तरह वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार से जो पॉपुलेशन का दिमाग अभी ग्रे जोन में है, अभी ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है। लेकिन आगे आने वाले 10-15 साल में वहां की पॉपुलेशन का 20 से 30% हमारी तरफ बात नहीं करने लगेगा, इंटरनल अपराइजिंग नहीं शुरू होंगी। वहां की सेनाओं को जब लोकल का सपोर्ट बंद हो जाएगा, तो फिर ऐसे टेरेन में लड़ाई करना तब आसान होता है जब वहां की लोकल पॉपुलेशन आपको सपोर्ट करती है। वो पॉपुलेशन अभी सपोर्ट क्यों नहीं करेगी, वो उन्हें पॉपुलेशन इन्वर्जन का आपको कारण पता है। तो इलेक्शन से पहले सुनने में कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो गालिब का शेर है कि दिल बहलाने को एक ख्याल अच्छा है गालिब, कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आज नहीं, कल नहीं, परसों ये J&K का बाउंड्रीज रिवाइज होंगी। सर्टेनली पीओके का बहुत बड़ा हिस्सा हमें ज्वाइन करेगा, और वो अपनी विल के द्वारा ज्वाइन करेगा, अपने उसके द्वारा ज्वाइन करेगा, जिसमें मिलिट्री पक्का काम करेगी, लेकिन लोकल्स का जो माइंड है वो चेंज करना बहुत जरूरी है। हम कर रहे हैं उसकी तरफ काम, और हमारे से ज्यादा मदद पाकिस्तान कर रहा है। जो पाकिस्तान का अपना हालत है, जो पीओके का अगर आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखेंगे, जो वहां पर इकोनॉमिक इम्बैलेंस देखेंगे, आपको लगेगा कि अगर आप पीओके के नागरिक होते, आप आज ही भारत में अपने आप आ गए होते। ऐसा वहां पर कंडीशंस हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, एंड इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। बट दिस टाइमलाइन बिटवीन नाउ अगस्त एंड 2024 इलेक्शन इज टू नैरो टू वेज वॉर ऑफ अ काइंड, जिसमें कि पूरा पीओके वो कर लिया जाए। प्लस वी शुड नॉट फॉरगेट दैट बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान आर न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट्स, एंड कभी भी पाकिस्तान हाय तौबा की स्थिति में आएगा। न्यूक्लियर वॉर इतनी आसान नहीं है, कहना बहुत आसान है, जेम्स बॉन्ड वगैरह की मूवीज में उसकी बात करना बहुत आसान है, बट इट्स वेरी इजियर सेड देन डन। इस बात का प्रूफ यही है कि हिरोशिमा नागासाकी के बाद किसी कंट्री ने दूसरी कंट्री पर न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल नहीं किया। न्यूक्लियर पॉस्चरिंग बोलते हैं, न्यूक्लियर का थ्रेट दिया जाता है कि हमारे पास हथियार हैं, आप डर के रहिए। लेकिन वॉर जो इंडिया पाकिस्तान की है, अगले आने वाले 50 साल में भी कन्वेंशनल थ्रेशोल्ड को पार नहीं करेगी, अनलेस एनी ऑफ द कंट्रीज हैज अ मिसएडवेंचर, एज यू सेड, कि अगर हम एकदम से ही एंटी अप कर देते हैं और डेस्परेशन की स्थिति में कर सकते हैं, तो इट इज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। पूरा वर्ल्ड जानता है क्या करना है। एंड अगर 10 दिन से ज्यादा वॉर चली, कारगिल की वॉर तो बहुत समय चली, 2-2.5 महीने वो वॉर चली है, और तब भी देखिए कि हम जैसे 71 में इंटरनेशनल प्रेशर वी वर एबल टू ब्रिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, कारगिल में भी वी वर एबल टू बिल्ड द इंटरनेशनल ओपिनियन अगेंस्ट पाकिस्तान। एंड जब भी पीओके के साथ हमारा डिसाइसिव कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, उससे पहले इंटरनेशनल ओपिनियन विल बी build against Pakistan in favor of India, so that this realignment of, it may take 10 years, it may take 20 years, 30 years, it is only a matter of time. और जब नेशन, मेरी आपकी लाइफ, हम 80 साल जीते हैं, 90 साल जीते हैं, हमारे को 30 साल बहुत बड़ा समय लगता है, लेकिन हमारा जो देश, जो 5000 साल पुराना हमारा इतिहास है, उसमें 5000 साल में 30 साल का पीरियड कुछ भी नहीं है, बहुत मिनिस्क्यूल एक टाइम काउंट किया जाता है। तो आपने जो अच्छे सिग्नल्स दिए हैं कि भारत एक प्रगति के पथ पर है, एक इकोनॉमिक महाशक्ति, एक मिलिट्री महाशक्ति और एक स्पेस सुपर पावर बनने की स्थिति में, हम नहीं चाहेंगे कि हम एक अच्छे अपने प्रोजेक्ट से पैसा निकालकर लड़ाई में लगा दें। लड़ाई बहुत कॉस्टली होती है, लड़ाई में नुकसान दोनों साइड्स का होता है, एंड एनी वॉर पुट्स यू एटलीस्ट 5 to 10 years बैक एज फार एज प्रोग्रेस इज कंसर्न। So the present government, in my opinion, has got better things to do than just bang your head against a dead wall called POK. That should be done in the Pakistan way. उनकी पॉलिसी है डेथ बाय 1000 cuts। अभी वही पॉलिसी उन पर लगाने का समय आ गया है। हम ऐसी कंडीशंस आपके लिए पैदा करेंगे कि आपके पास ऑप्शन नहीं रहना चाहिए कि पीओके की जनता बोले हम हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, एंड मिलिट्री ने एक फॉर्मेलिटी करनी है कि भाई हम टेक ओवर करते हैं। तो ऐसी स्थितियां आएंगी, आपके मेरे जीवन काल में आएंगी नहीं आएंगी, लेकिन आई एम अ सोल्जर, आई एम एन ऑप्टिमिस्ट सोल्जर। हमें अपनी कैपेबिलिटीज पर भरोसा है, और प्रेजेंट गवर्नमेंट के सामने आई डोंट थिंक एनी सच कंपल्शन एग्जिस्ट फॉर दिस काइंड ऑफ एडवेंचर और मिस एडवेंचर। सर, अभी जो आपने बात की कि वॉर, अभी वॉर अगर हम तो नहीं करना चाहते, we will not go to war, but if the war is thirst on you, मैं बात करूंगा अभी हमारे दूसरे एडवर्सरी पाकिस्तान। तो हम सब जानते हैं कि नॉट केपेबल ऑफ रनिंग अ वॉर विथ इंडिया फॉर इवन 2 days, they cannot last for even 2 days in traditional wars.
आज की स्थिति में जो देखा जाए तो ये बात जो चाइना की बात है, वहां ऐसा कहा जाता है कि द ड्रैगन इज श्रिंकिंग इकोनॉमिकली। उनकी इकोनॉमी पे बहुत बड़ा दबाव अभी है, एंड दे आर ट्राइंग टू फ्लेक्स देयर मसल्स, यू नो। आई It's a 5-letter word where they are planning to attack. It can be either India or Taiwan. What do you think? What could be the outcome if Chinese thrust the war on you, a limited war, let's say on the northern side, and some portions of Arunachal Pradesh? मेरी जो चाइना की नॉलेज है बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जब रिटायर आप हो जाते हैं, आप भी पढ़ते हैं, आप इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, एंड हिस्ट्री एक बहुत बड़ा लेसन है हम सब के लिए। 62 में जो मिस एडवेंचर किया वो हमारी अनप्रिपेयर्डनेस की वजह से ज्यादा हुआ और चाइना का विल की वजह से कम। वी वर कॉट अनअवेयर, हमारी पॉलिसीज थी, हम पंचशील को फॉलो करते थे, उसमें कोई बुरी बात नहीं, एक हम शांति प्रिय देश हैं और पूरी दुनिया ही पंचशील को फॉलो करना चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, दुनिया ग्रे है। आप ये देखिए कि गलवान का इंसिडेंस को काफी टाइम हो गया, चाइना भी उस समय बहुत सिचुएशन ऐसी थी, डोकलाम में हमारा स्टैंड ऑफ हुआ, गलवान में हुआ, 2-3 और जगह पर। लेकिन जो मेरी रीडिंग है, जो मैंने कई आर्मी के डिस्कशन में हिस्सा लिया है, तो वॉर वेज करने की कैपेबिलिटी चाइना की भी नहीं है प्रेजेंटली इन द करंट सिचुएशन। व्हेन यू योरसेल्फ से सेड कि उनका इकोनॉमिक स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है एंड चाइनीज आर्मी इज नॉट अ बैटल हार्डन्ड आर्मी, दिस दे हैव अंडरस्टूड। अब हमारी जो पिछले 2 दशक से जो बॉर्डर पे काम हो रहा है, जिस तरह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिस तरह से हम एयरफील्ड डेवलप कर रहे हैं, रोड्स डेवलप कर रहे हैं, और वहां पर जो हमने डिफेंस पोस्चरिंग को इंप्रूव किया है, पहाड़ों में डिसाइसिव वॉर्स नहीं लड़ी जाएंगी, पहाड़ों में लिमिटेड वॉर्स ही हो सकती हैं। आपने 100 किलोमीटर का इलाका कब्जा कर लिया, उससे नेशन नहीं गिरा कर। तो ये हमें समझना है कि अगर आपने 25 किलोमीटर अरुणाचल का या लद्दाख का एरिया कब्जा कर लिया, उससे मटेरियली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और आप इकोनॉमिकली डाउन हो जाएंगे। और जैसा मैंने बताया कि आजकल वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड, इलेक्ट्रॉनिकली इंटरकनेक्टेड है, साइकोलॉजिकली इंटरकनेक्टेड है, और हम क्या बोलते हैं कि एक दूसरे से जो इकोनॉमिक टाइज हैं वो बड़े फ्रेजाइल बैलेंस पे हैं। अभी चाइना के सामने बड़ा थ्रेट है कि एंटायर वेस्टर्न वर्ल्ड चाइना को क्रेडिबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं मानता है, वो चाइना से बाहर शिफ्ट कर रहे हैं। जो चाइना का इंडस्ट्रियल बेस था, जो प्रोडक्शन वाला, उसको हटा के इंडिया इज अ वेरी वायबल फॉल बैक ऑप्शन फॉर द एंटायर वेस्टर्न वर्ल्ड एंड यूएस, बिकॉज यहाँ पर भी ह्यूमन रिसोर्स बहुतायत में, हमारे पास सब तरीके की लैंड और सी रूट्स हैं, एयर रूट्स हैं, हमारे जो अपना नेचुरल रिसोर्सेज है बहुत हैं, और हमारी जो टेक्निकल नो हाउ है वो दुनिया में टॉप रैंक है। तो चाइना को अभी अपनी जो है इकोनॉमिक बेस बचाना है, न कि एक वॉर वेज करके उसको खत्म करना है। अगर चाइना इंडिया के साथ वॉर करेगा वो इकोनॉमिकली और वीक होगा। और अगर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स देखेंगे अपने पिछले 3-4 साल में चाइना में, तो बहुत हैप्पी स्टेट नहीं है। वहां पर जनरल्स हैव बीन सैक्ड, सब मिनिस्टर्स हैव बीन सैक्ड, करप्शन इज रैम्पेंट, एंड जो चाइनीज आर्मी है वो एक कॉन्स्क्रिप्शन वाली आर्मी को मान लिया जाए कि जबरदस्ती उनको बोला है कि आपने फौज की ड्यूटी करनी है, एंड वो नेशनल आर्मी नहीं है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी की आर्मी, अपनी आर्मी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की। सो जो लॉयल्टीज हैं, और अगर आप जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं एक फोन खरीदेंगे, तो आप बोलेंगे फोन की मेमोरी कितनी है, मेरे प्रेजेंट फोन से क्या फायदा होने वाला है, ओनली देन यू विल इन्वेस्ट इन द नेक्स्ट वेंचर। आपने हमेशा चाइना के साथ ये वे करना है कि क्या उसको फायदा होने वाला, तब तो ये काम करेगा। उसको कोई भी लाभ नहीं होने वाला, उसको नुकसान होने वाला है। एंटायर वर्ल्ड इज गोइंग टू गो अगेंस्ट दैट, एंटायर वर्ल्ड इज गोइंग टू कट टाइज विद देम। और चाइना जिसकी श्रिंकिंग इंडस्ट्रियल बेस अभी ऑलरेडी इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, वो उसको बचाने में टाइम लगाएगा कि वॉर वेज करने में टाइम लगाएगा। लेकिन सेकंड, आपने चाइना का जो वॉरफेयर स्ट्रैटेजी है वो है साइकोलॉजिकल वॉर। वो कहता है कीप द पॉट बॉइलिंग, आप वो पानी को उबलने दीजिए। तो वो छोटे छोटे बॉर्डर स्कर्मिशेस, गलवान लाइक सिचुएशन, थोड़ा सा इंट्रूजन है, उनके पेट्रोल हरकत कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि इतना हरकत होने के बाद भी दे डिड नॉट ओपन विद हेवी वेपन्स, दे डिड नॉट फायर मिसाइल्स, दे डिड नॉट डू एनीथिंग एल्स, एंड दे केप्ट द कॉन्फ्लिक्ट लोकलाइज टू इन्फेंट्री बैटल्स, कि जाए धक्का मुक्का किया, डंडे से मारा, हथियार से मारा, स्मॉल आर्म फायरिंग करी, वो बढ़ने की हिम्मत उसमें भी नहीं है।
and China also is reading our armed forces, it reading our this thing, and जो चाइना का सबसे बड़ा जो पेन पॉइंट है दैट इज मलक्का स्ट्रेट्स, जो उसके सी रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इंडिया उस सी रूट्स को कई हजार किलोमीटर तक डोमिनेट करता है। एंड चाइना के खिलाफ इंडिया अकेला नहीं है, क्वाड, पूरा क्वाड है, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया आर द क्वाड नेशंस। तो आप देखिए कि चाइना के थ्रेट्स डोंट लाई इन अरुणाचल एंड लद्दाख, चाइना का थ्रेट लाइज इन चाइना सी एंड इन इंडियन ओशन। तो जब हम चाइना को यहां पकड़ने की केपेबल है, हम क्यों वहां जाके उससे पंगा लेंगे, या वो हमसे क्यों पंगा लेगा? तो बॉर्डर स्कर्मिशेस मैं कभी मना नहीं करता, बॉर्डर पे दोनों आर्मीज ने करना है, लेकिन एक फुल फ्लेजेड वॉर चाइना को 100 नहीं 1000 बार सोचना चाहिए और सोचना होगा बिफोर दे कैन थिंक ऑफ अ वॉर विद इंडिया। अब ताइवान की आपने बात करनी है, ताइवान तो यूएस अम्ब्रेला के अंदर में है जी। हिंदुस्तान से लड़ना आसान है, ताइवान से लड़ना बहुत मुश्किल है, बिकॉज जैसे पर्ल हार्बर पे हमला करके जापान ने सीधा यूएस को इनवाइट कर लिया वर्ल्ड वॉर 2 में। यूएस तो आराम से बैठा हुआ था, तो सारे दुनिया को हथियार सप्लाई करता, लेकिन पर्ल हार्बर वाज कंसिडर्ड एज डायरेक्ट अटैक ऑन द यूएस। Similarly, any misadventure in the China Sea, in the Sea of Japan, in the South China Sea and Indian Ocean, US is very well capable of interpreting it as attack on the US interest, and they can launch a big economic blockade, come financial economic war against China, which China very, very sad to say it cannot afford. It cannot afford. सर सही बात है आपकी। अभी हमारे पास तकरीबन बहुत कम टाइम बचा है सर, मेरा एक लास्ट सवाल है अंत में जाते जाते। हाँ जी। आज के कश्मीर में 370 के एब्रोगेशन के बाद का कश्मीर कैसा है? लोगों को जानना बहुत जरूरी है, टूरिस्ट तो बहुत जा रहे हैं। मेरे एक फौजी मित्र हैं, वो अभी 1 महीना पहले ही कश्मीर पूरा घूम के आए एज अ सिविलियन, आराम से अपनी कार में गए, हाउस बोट में रहे, किसी भी फौजी से कांटेक्ट नहीं किया। उन्होंने जब मेरे से कम 40 मिनट बात की और कहा कि अमरदीप जी आप कश्मीर जाके देखिए, वहां पर आम आदमी का जो माइंडसेट, मैंने कहा था ना कश्मीर में नॉर्मलसी सेनाओं से भी ज्यादा एट्रीब्यूटेबल है, वहां के जो लोकल पॉपुलेशन है उसका माइंड को बदली करने का। जो इंडिया की जो लोकतंत्र है उसके लाभ जेएंडके में नहीं पहुंच रहे थे, क्योंकि पॉलिटिकली जेएंडके वाज वेरी अनस्टेबल and entire political bigwigs were being overtly or covertly supported by Pakistan and other agencies। उस पर हम और बात नहीं करेंगे। लेकिन अब जब फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट, जब आम कश्मीरी देख रहा है, जब वहां पर सड़कें बन रही हैं, वहां पर रेलवे टनल्स बन रही हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज अब कनेक्ट कर रहा है चिनाब रिवर के ऊपर आपको, और इतने ऑल्टरनेट रूट्स बन गए हैं कश्मीर पहुंचने के। टूरिज्म जो है, जो कश्मीर का मेन स्टे था, जब पैसा डायरेक्टली वो हाउस बोट ओनर के पास आ गया, एप्पल ग्रोवर के पास आ गया, कश्मीर में जो सैफ्रॉन उगाते हैं, अभी आप देखिए किरण रिजिजू जी की मैंने फोटो देखी थी 3 दिन पहले ट्विटर पर, वो अपना ट्यूलिप गार्डन में घूम रहे हैं। तो जब लाखों टूरिस्ट आपके पास आ रहे हैं, तो टेररिस्ट की क्या आवश्यकता है? तो टेररिस्ट का जो ऑपरेशन स्पेस था बहुत कम हो गया। स्पेक्टाकुलर एक्शन, आइसोलेटेड एक्शन, डेस्परेट एक्शन में डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन बाय एंड लार्ज सिक्योरिटी फोर्सेस की अलर्टनेस और जो लोकल का माइंडसेट जो चेंज होना एक बहुत बड़ा चेंज है। बहुत सारे जो देश में लोग कहते हैं कि कश्मीर में एब्सोल्यूट पीस आ जाना चाहिए, लेकिन हमें देखना होगा कि जो प्रॉब्लम 1986-87 से शुरू हुई है, जो 30-35 साल में इतना खराब हुई है, उसको संभलने में भी 10-15 साल आपको लगेंगे। ये चेंजेस स्लो होते हैं, लेकिन ये चेंजेस पॉजिटिव चेंजेस है। तो आपने जो आखिरी सवाल किया, मैं यही कहना चाहूंगा कि कश्मीर 65 से 70% नंबर दूंगा मैं उनको, 30% अभी भी ग्रे जोन में है। और ये मेरे ख्याल से अगला जो 5 इयर्स है, जो भी गवर्नमेंट आती है उनके लिए बड़ा टेस्टिंग ग्राउंड होगा, बड़ा एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट होगा। अगर वो कश्मीर में जैसे फिल्मों की शूटिंग होती थी, जैसे बिल्कुल लोग आराम से, हमें कहीं स्विट्जरलैंड वगैरह जाने की भारतीयों को जरूरत नहीं होती थी, कश्मीर अपना स्विट्जरलैंड है जी यहाँ पर। तो वो जो चेंजेस हैं, मैंने कहा 65 से 70% नंबर अभी कश्मीर हासिल कर चुका है। बाकी 30% आप जैसे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो माइंड को इम्पैक्ट करते हैं, मुझे उम्मीद है कि बहुत लोग हमारी इस बातचीत से चीजों को दूसरे नजरिए से देखेंगे, समझेंगे, और हर एक को अपने हिसाब से रेट कर पाएंगे। तो देयर इज पॉजिटिव चेंज, देयर इज अ पॉजिटिव टाइड, एंड वी शुड बिल्ड अपॉन इट। वी शुड नॉट लेट
the terrorist and Pakistan or any other agency wrest the agenda from our hands. Okay. हमने कोई ऐसा काम नहीं करना है कि जो पीस प्रोसेस है, जो प्रोग्रेस है, इसको हमने डिस्टेबलाइज कर दिया। दर्शक मित्रों, तो आपने सुना जी, हमारे कर्नल साहब ने जो कहा कि कश्मीरियों के घाव अभी भरे हैं, हरे हैं, भरे हैं मगर हरे हैं, तो घाव को कुदेड़ने का काम फिर से नहीं होना चाहिए। और इसी की वजह से शायद अगले 5 साल लगेंगे, शायद कश्मीर को नॉर्मल होके, एकदम नॉर्मल होके, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, उसकी तरह भारत में सम्मिलित होने में उनको वो वक्त देना पड़ेगा हमें। उसके साथ में हमारी सुरक्षा का दोनों तरफ की बॉर्डर पर बहुत ख्याल रखना बहुत आवश्यक है। मगर आज के दिन की जो विषमताएं हैं, कर्नल साहब के हिसाब से वो कोई बड़ी वॉर लाएगी नहीं, छोटी मोटी वारदातें शायद होती रहेगी, मगर उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो मित्रों, आपसे अनुरोध है, आप हमारे थिंक लाइन को ज्यादा से ज्यादा देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो। हम फिर से मिलेंगे एक दूसरे नए एपिसोड के साथ। उससे पहले मैं कर्नल साहब का धन्यवाद नहीं अदा करूं तो वो कैसे होगा। कर्नल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारे दर्शकों के लिए आज ज्वाइन करके उन्हें रियलिस्टिक सिचुएशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी बताई। मैं चाहता हूं कि लोग उस पर तवज्जो दें, क्योंकि रिटोरिक्स तो बहुत होती है सर, बातें तो बहुत होती है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट बहुत आते हैं, ग्राउंड सिचुएशन क्या है उसकी बात करना जरूरी है। और इसी के लिए शायद हम कर्नल साहब को आपके लिए लेके आए थे। दर्शक मित्रों, नमस्कार। आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। आपका और कर्नल साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। जय हिंद। जय हिंद। जय। राखी बांधने के बाद ना उसे अपनी एक फ्रेंड के यहाँ जाना है, छोड़ा ना। यार मॉम, मैं नहीं जा रहा अभी ड्राइव करके, मेट्रो ले लेंगे। छोटी बहन है तेरी, जरा भी फिक्र नहीं है। अच्छा फोन कर जरा, पता नहीं कहाँ रह गई। सॉरी। ये मेरी रक्षा करने के लिए। ये एक और राखी क्यों? गिफ्ट एक ही मिलेगा। और ये मेरी रक्षा नहीं करने के लिए, मतलब? कोचिंग के बाद मेरे पीछे पीछे आके जासूसी नहीं करने के लिए। रात के 10 बजे किसका फोन आया ये नहीं पूछने के लिए। मेरा पासवर्ड जानते हुए भी मेरा फोन चेक नहीं करने के लिए। छोटी बड़ी हर लड़ाई में खुद लड़ पाऊं, इस बात का कॉन्फिडेंस देने के लिए। मेरी लाइफ का हर डिसीजन मेरा ही हो, इस बात में मम्मी से लड़ने के लिए। मुझे सिर्फ एक छोटी बहन नहीं, अपने बराबर का समझने के लिए। You're the best brother in the world. इस राखी अपने भाई को एक और राखी बांधिए, एक अपनी रक्षा के लिए और एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा के लिए। मोमेंट्स बाय Schmitten Luxury Chocolates. Moments make memories.